पैसा एक ऐसी चीज जिसे गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़े लिखे युवा लोगों से लेकर अनपढ़ नेता तक हर कोई जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को बादलों से भी ऊंची इमारतों से लेकर हवा से भी तेज चलने वाली गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, पर ये आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये आता है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहां से। आज से हजारों साल पहले इंसान किसी वस्तु की खरीद बेच के लिए बार्टर सिस्टम का उपयोग करता था, जहां किसी एक चीज को खरीदने के लिए आपको किसी दूसरी चीज को देना पड़ता था। यानी अगर आपके पास अनाज है और आपको फल चाहिए तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास फल हो और जिसे अनाज चाहिए, ताकि आप दोनों आपस में अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर सको। परंतु इसमें भी कई सारी परेशानियां थी, जैसे कि अगर आपको सब्जी चाहिए और आपके पास गेहूं है, और अगर सामने वाले के पास सब्जी है परंतु उसे गेहूं नहीं चावल चाहिए, तो आप दोनों इस सिस्टम के तहत आपस में लेन देन नहीं कर सकते। ऐसी ढेर सारी परेशानियों की वजह से लोगों ने कुछ और बेहतरीन सोचना शुरू किया और तब शुरुआत हुई कमोडिटी की। इसके अंतर्गत लोगों ने हर एक चीज को पैसा बना दिया जो लोगों के काम में आता था। लोग पशु, अनाज, तंबाकू, शराब इसके जरिए आपस में व्यापार करने लगे, परंतु इसमें भी कई सारी परेशानियां थी। इसमें इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि जो चीज उस व्यक्ति के पास है उसका वास्तविक मूल्य क्या है, और कमोडिटीज वक्त के साथ खराब हो जाया करती थी। जैसे खरीदे जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता, और अब इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो लंबे समय तक टिके और यूनिवर्सल हो, यानी वो किसी भी शहर, देश विदेश में आसानी से व्यापार कर सके। और तब जाकर शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने सिक्कों की। लेकिन इंसान को इस सिस्टम में भी दिक्कत थी, क्योंकि वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना और चोरी होने का डर। तभी कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों को एक सुझाव दिया कि तुम अपना सोना हमारे पास रखो और हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो सुनार उन व्यक्ति को एक कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना सोना है, जिसे IOU कहा जाता। इट मीन्स IOU, अर्थात मैं आपका कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते। और तभी लोगों को ये आइडिया अच्छा लगने लगा। इससे लोगों का व्यापार सरल और सुविधाजनक होने लगा और लोगों ने अपना सोना सुनार के पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर से सुनार को कुछ टाइम बाद ये एहसास हुआ कि लोग अपना सोना वापस लेने तो आते ही नहीं, वो केवल उसी कागज के टुकड़े के जरिए अपना व्यापार करने लग जाते, क्योंकि सबको यकीन होने लगा रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। और इस चीज को समझने के बाद सुनार लोगों के मन में एक लालच आया। उनके हाथों से बनी रसीद ही पैसा बन गया था, इसलिए उन लोगों ने फर्जी रसीदें बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी फर्जी रसीदें बनाने लग जाते। और इस तरीके से स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, जो कि आज भी चल रहा है, जिसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी मतलब नोट। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आपका जवाब होगा कि हम जो भी पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देता है और उससे कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करके अपना प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर जो बैंक की प्रक्रिया होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। मान लो आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए और बैंक ने 10% कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग 100 रुपये अपने पास कैश के रूप में रख के बाकी के 900 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज के रूप में दे दिए, और सामने वाले व्यक्ति से 10 से 12% इंटरेस्ट चार्ज करके आपको 5 से 6% रिटर्न्स देके, जो बीच में 5 से 6% होते हैं, वो बैंक का प्रॉफिट होगा। लेकिन बैंक ऐसे पैसे नहीं कमाते, इसके पीछे एक असली गेम है। बैंक आपके उस जमा किए हुए 1000 रुपये को 10,000 रुपये तक बनाकर उससे बिजनेस करती है, यानी रिस्क लेती है। वो कैसे होता है आइए समझते हैं। मान लो अगर आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए और बैंक ने 10% कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग 100 रुपये रख के 900 रुपये किसी अदर व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिए, और अगर आप दोनों ही लोग अपना अकाउंट बैलेंस चेक करोगे तो आपके अकाउंट में भी 1000 रुपये शो करेगा और जिस व्यक्ति को लोन मिला है उसके अकाउंट में भी 900 रुपये दिखाई देंगे। इट मीन्स कि जो टोटल अमाउंट होगा वो 1900 होगा। लेकिन कैसे? आपने तो जमा मात्र 1000 ही रुपये किए थे, समझे दया? मतलब इस बैंक ने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर टाइप करके 900 रुपये की एक्स्ट्रा करेंसी जनरेट कर ली, जो कि ऑफकोर्स वर्चुअल है, क्योंकि इसे बैक करने के लिए पीछे कोई कैश है नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, खेल यहाँ पे रुकता नहीं, खेल बहुत आगे तक जाता है। अब समझाता हूँ तुम्हें कि बैंक उस 1000 रुपये को 10,000 रुपये तक कैसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा
मान लो आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए और 10% उससे रिड्यूस करके जो बैंक सामने वाले को लोन देगा वो होंगे 900 रुपीज, राइट। और मान लो उस व्यक्ति ने उस 900 रुपये से कोई शॉपिंग की और उसे किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किए, फिर से वो पैसे बैंक के पास आ गए। बैंक फिर से उस 900 रुपये के 10% को कैश के रूप में रखेगा, बाकी के 810 रुपये को किसी और को लोन के रूप में दे देगा। फिर से वो 810 रुपये को कोई और व्यक्ति खर्च करेगा और वो फिर से किसी और के अकाउंट में जाएंगे। फिर से उस 810 रुपये का 10% यानी 81 रुपये बैंक कैश के रूप में रखेगा, बाकी के 729 रुपये किसी थर्ड पर्सन को बैंक लोन के रूप में दे देगा। देखो दोस्त, इतना छोटा अमाउंट कोई लोन नहीं लेता, परंतु एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। और इस तरह वो 729 का 656, उस 656 का 590, उस 590 का 531, फिर 478, 430, 387, 339, 313, 281, 253, 228, 205, 185, 166, 150, 135, 121.5, 109.4, 98.5, 88.7, 79.9, 72, 64.8, 58.4, 52.6, 47.9, 42.7, 38.5, 34.7, 31.3, 28.2, 25.4, 22.9, 20.7, 18.7, 16.8, 15.15, 13.6, 12.3, 11, 9.95, 8.95, 7.2, 6.54, 5.89, 5.31, 4.78, 4.31, 3.88, 3.49, 3.1 और लास्ट में बचते हैं 2.79। अगर आप इसको भी 10% कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, ये एक और छोटा नंबर आते जाएगा। और जितने भी मैंने आपको अमाउंट बताए हैं, अगर आप इनको जोड़ोगे तो जो इसका सम आएगा वो लगभग आएगा 9,977 रुपीज़। आई नो ये 10,000 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर छोटी छोटी दशमलव मिस्टेक्स हैं। और अगर आप इसको एकदम सीरियस नोट पे काउंट करोगे तो आपका जो मात्र 1,000 रुपये जो आपने डिपॉजिट किए थे, बैंक उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, फिर छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, इस तरह लोगों को लोन के रूप में दे के मात्र आपके 1,000 से 10,000 रुपये तक जनरेट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और जितना भी मैंने आपको अमाउंट बताया 9,977 रुपये, ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं। ये केवल आपके अकाउंट में एक डिजिट की तरह शो होती है, और वहीं पर जो एक्चुअल कैश है वो मात्र 1,000 रुपये ही है। ऐसा करते करते बैंक आपके मात्र 1,000 के कैश डिपॉजिट को 10,000 तक के वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करती है और अपना बिजनेस करती है। इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि जिसे हम सबसे सेफ समझते हैं, बैंक्स को, एफडीज को, बॉन्ड्स को, वही एक ऐसी चीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेती हैं। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग बैंक में 6% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पैसा सेव करना सबसे सेफेस्ट है, बट वहीं बैंक इतने रिस्क लेता है और इस तरीके से बिजनेस करता है। आपको लगता है कि बैंक में आपके सारे पैसे सेफ हैं, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक सफ़ेद झूठ है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक दिन में अपना पैसा निकालने जाए तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तविकता में उनके पास सारे पैसे होते ही नहीं। बैंक एफआरएस यानी फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के तहत एक प्रोबेबिलिटी के गेम पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के अमाउंट को जोड़ दिया जाए और मान लो वो 100 रुपये होता है, तो उसमें से केवल 10 रुपये या उससे कम ही वास्तविकता में बैंक के पास कैश के रूप में होते हैं। बाकी के जो 90 रुपीज़ हैं वो वर्चुअल करेंसी है, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। अब इस बात को भी समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यही कि दुनिया के सारे लोगों का जितना भी पैसा है वो 100 रुपये है और जो मात्र कैश अमाउंट है वो केवल 10 रुपये है। और वहीं दूसरी तरफ हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वास्तविकता में 10 ही रुपये हैं, परंतु बैंक ने उस 10 रुपये को 100 रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। जैसे अभी हमने उस 1,000 रुपये को किस तरीके से 10% कैश रिजर्व के अकॉर्डिंग बाकी के अमाउंट को जोड़ कर 10,000 रुपये बनाए थे। देखो मिस्टर, पैसों के इस जाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे आसानी से ना समझ पाए और वो इस पैसों के मायाजाल में फंसा ही रह जाए। और लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी दोनों एक ही चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद में एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 2,000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो एक करेंसी है। लेकिन वहीं आपके घर में पड़ा एक सोने या चांदी का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोले, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। हाँ, कुछ समय के लिए उसके मूल्य में गिरावट आ सकती है, परंतु आपके
उस एसेट का मूल्य लगातार बढ़ते ही जाएगा। देखो मिस्टर, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आपको जो भी बोले, गोल्ड बॉन्ड खरीदो, गोल्ड ETF में पैसे डालो या डिजिटल गोल्ड लो, क्योंकि इससे आपका टैक्स बचेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वास्तविकता में गोल्ड खरीदो, क्योंकि जीवन के कुछ निर्णय टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। और सच तो ये है कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन पर आपको कोई भी दुकानदार आपके उन गोल्ड ETF, आपके उन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड के पेपर के आधार पर आपको आपके साल भर का राशन नहीं देगा। और वहीं आपके घर में पड़ा एक छोटे से सोने का सिक्का आपको पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस पर आपके लिए साल भर के राशन का बंदोबस्त कर सकता है। ये जो करेंसी है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े पर पूरी दुनिया कायम है, क्योंकि कागज के टुकड़े पर लोगों को भरोसा है और भरोसे पर ही पूरी दुनिया कायम है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना काम करते रहिए।